हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा टी क्लासेस। आपके साथ जो मैंने लास्ट वीडियो शेयर की थी क्लास 9th के लेसन नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की, उसमें बेटा अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बहुत ही ब्रीफ में आपको सारी चीजें, आप ये कह सकते हो, आपका पूरा लेसन समराइज कर दिया था कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के डिफरेंट टाइप्स क्या है और जो 3 लॉज ऑफ मोशन है वो क्या है और उनकी हमारी डेली रूटीन में क्या एग्जाम्पल है, क्या एप्लीकेबिलिटी है। आज मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रही हूँ वो है कि जो फोर्स का हमारा मेन फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू एम ए, वो फॉर्मूला एग्जैक्टली कहाँ से आया, यानी कि आप उस फॉर्मूले को कैसे डिराइव कर सकते हो, कैसे स्थापित कर सकते हो। और दूसरी चीज जो हम करेंगे इस फॉर्मूले से और जो आपकी मोमेंटम है, संवेग है, उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स। तो मीन्स आज के मेरे लेक्चर में बेसिकली फॉर्मूला डिराइव करना और न्यूमेरिकल्स यानी कि सवाल, यही चीजें रहेंगी। आज हम थ्योरेटिकल पार्ट पे बहुत ज्यादा ना जाके जो इन चीजों के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, न्यूमेरिकल पार्ट है, वो हम करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो आज भी मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही समझाऊंगी। तो डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन और फॉर्मूला फॉर सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि अगर आपके पास गति का दूसरा नियम है तो उस नियम के अनुसार आप फोर्स का सूत्र या फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हो, कैसे डिराइव कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको याद करा दूं कि यहाँ पर m जो है, m को हम इस्तेमाल करते हैं द्रव्यमान यानी कि मास के लिए। जब भी बच्चों आप कोई फॉर्मूला डिराइव करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि आप कौन से सिंबल को किस चीज के लिए यूज कर रहे हो, मतलब कौन सा सिंबल आपको किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हियर m इज द्रव्यमान, जिसको आप मास भी कह सकते हो। u का मीनिंग है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, जिसको आप शुरू वाला वेग भी कह सकते हो। और इसी तरीके से जो v है, v स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी, जिसे आप बाद वाला वेग भी कह सकते हो। यानी कि अगर आपकी वस्तु ने कोई सफर शुरू किया है तो शुरू में जो उसका वेग था उसको आप u से दिखाओगे और बाद में जितने वेग से वह चल रही है तो उसको आप v से दर्शाओगे। a जो है यहाँ पे दैट इज एक्सेलरेशन, जिसको आप त्वरण भी कहते हो। स्मॉल p को हम यूज करते हैं मोमेंटम के लिए, जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था। हिंदी में हम इसको संवेग बोलते हैं। अब क्योंकि जब हम दूसरे नियम की परिभाषा देते हैं तो उसमें हम कहते थे संवेग में परिवर्तन की दर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो क्योंकि हम यहाँ पे मोमेंटम में बदलाव की बात कर रहे थे तो हम यहाँ पर दो मोमेंटम लेंगे, एक हम लेंगे P2 और एक हम लेंगे P1। तो इसमें भी वही है, P2 का मतलब है बाद वाला संवेग, यानी कि बाद में उसका संवेग कितना था, और P1 का मतलब है पहले वाला संवेग। या इंग्लिश में बात करें तो P2 स्टैंड्स फॉर फाइनल मोमेंटम और P1 स्टैंड्स फॉर इनिशियल मोमेंटम। इसके अलावा जो स्मॉल t है, स्मॉल t को हम यूज करते हैं टाइम के लिए, यानी कि समय के लिए। और f जो है, f आपका यूज होगा फोर्स के लिए, जिसको आपको पता ही है, हम बल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया कि कौन सा सिंबल आपकी कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं कि हम इस नियम को स्थापित कैसे करेंगे। तो जैसे कि अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, जितना आप किसी वस्तु पे ज्यादा बल लगाओगे, ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे, उतना ही उसके मोमेंटम या संवेग में परिवर्तन आएगा, या आप कह सकते हो उसका जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो कम हो जाएगी। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि दर शब्द का इस्तेमाल हम समय के लिए करते हैं। अगर आप बल ज्यादा लगाओगे तो उसको परिवर्तन करने के लिए कम समय लगेगा, और अगर आप बल कम लगाओगे तो उसको परिवर्तन करने के लिए जो समय लग रहा है वो ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर हम उसी डेफिनेशन के आधार पर फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ
मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को आप dp बाय dt भी लिख सकते हो। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। फोर्स अप्लाइड जिसे आप F भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे मैंने एक ही चीज इस्तेमाल की है जिसे आप नॉर्मली मैथ्स की लैंग्वेज में अल्फा भी कह देते हो। तो ये जो चीज है बच्चों, इसे हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि समानुपाती। इसका मतलब ये है कि अगर इस चीज में कोई दो चीजें आमने सामने हैं तो वो एक दूसरे के समानुपाती हैं। अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक चीज घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। लेकिन जैसे कि फोर्स और समय आप देख सकते हो, फोर्स यहाँ पे ऊपर है, न्यूमरेटर में है, और जो टाइम है आपको डिनोमिनेटर में है। तो ये दोनों चीजें विपरीत है, तो इट मीन्स दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि फोर्स बढ़ाओगे तो समय घटेगा, फोर्स घटाओगे तो समय बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे समानुपाती को दिखाने के लिए इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। तो dp बाई dt जो है आपका फोर्स के समानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप क्या करोगे, dp यहाँ पे d का मतलब है चेंज, कि कितना परिवर्तन आया। तो dp को आप p2 माइनस p1 भी लिख सकते हो, चाहे आप स्मॉल में लिखो आप कैपिटल में लिखो, इतना डिफरेंस नहीं आता, इट्स योर चॉइस। और टाइम में परिवर्तन को आप t ही लिखोगे, स्मॉल t से ही दर्शाओगे। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और फोर्स को हम लिखते हैं F से, यानी कि P2 माइनस P1 डिवाइड बाई T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। अब आपको पता है कि हमने किया था, संवेग निकालने का सूत्र था m गुना में v। थोड़ा सा मैं ऊपर से रद्द करूंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको दो संवेग दिए गए हैं, एक है बाद वाला संवेग यानी कि P2 और एक है पहले वाला संवेग यानी कि P1। बाद वाले संवेग के लिए आप m गुना v करोगे, क्योंकि v का मतलब था फाइनल वेलोसिटी, बाद वाला वेग, तो इसलिए द्रव्यमान को आप बाद वाले वेग से गुना करोगे। और P1 निकालने के लिए आप m गुना में u करोगे, क्योंकि P1 पहले आता है यानी कि पहले वाले वेग को दिखा रहा है, तो यहाँ पे m गुना में u करोगे, बाद वाले के लिए आप m गुना में v करोगे। इसका मतलब आपको जो ये चीज दी गई है P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। अगर आप इसके अंदर P2 और P1 की वैल्यू डाल दो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो m गुना v, इसको मैं ब्रैकेट में लूंगी, माइनस P1 की जगह आप लिख सकते हो m गुना में u, और इस पूरे को आप भाग दोगे T से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। यहाँ तक आपका हो गया। अब आपने देखा होगा कि जो द्रव्यमान है वो आपका दोनों में समान है, कॉमन है, क्योंकि देखो आपने किसी चीज पे बल लगाया, बल लगाने से उसने अपने वेग को बदल दिया, वो 10 मीटर प्रति सेकंड की बजाय 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलने लगे। परंतु बल लगाने से आप किसी वस्तु के द्रव्यमान को यानी कि उसके अंदर जो जड़त्व है, उसके अंदर का जो भार है, आप उसको तो नहीं बदल सकते। तो m आपका यहाँ पे कॉमन रहेगा, तो m को आप बाहर निकाल लो और ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हो v माइनस यू डिवाइडेड बाई t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। अब हम क्या करेंगे, इस v माइनस यू के साथ हम t को भी ब्रैकेट में ले जाएंगे, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती के निशान को हटाते हो तो आप एक तो वहां पे इक्वल टू लगाओगे और एक आपको वहां पे कोई ना कोई ऐसी वैल्यू लिखनी होती है जो हमेशा कांस्टेंट रहे यानी कि एक समान रहे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉल k और यहाँ पे आ जाएगा आपका F। अब अगर आपको मोशन लेस नहीं याद हो, गति का नियम याद हो, तो वहां पर हमने त्वरण निकालने का सूत्र पढ़ा था v माइनस यू बटे में t, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो m और v माइनस यू बटे t की जगह प्रैक्टिकली क्या लिख सकते हो a इज इक्वल टू के एफ। अगर मान लो यहाँ पर k की वैल्यू 1 है, अगर हम यहाँ पर k को 1 मान लेते हैं, इफ k इज इक्वल टू 1, तो आपका सूत्र बन जाएगा F बराबर ma। तो ये आपका
फोर्स निकालने का सूत्र है जिसे हम दूसरे नियम के अनुसार डिराइव कर सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल आएगा जहाँ पे आपको द्रव्यमान दे रखा हो या त्वरण दे रखा हो, तो वहां पर आप इस सूत्र का प्रयोग करके कर सकते हो, जैसा कि मैं आपको सवालों में दिखाऊंगी। तो फिर स्टूडेंट्स, जो भी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया F इज इक्वल टू MA, अब उसी फॉर्मूले के आधार पे मैं आपको दो सिंपल से न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, यानी कि संख्यात्मक सवाल कराऊंगी। बहुत इजी है, सिर्फ आपको फॉर्मूला जो है सही से अप्लाई करना आना चाहिए। तो फर्स्ट आपका न्यूमेरिकल है, यदि 10 kg द्रव्यमान की वस्तु 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रही है तो बल बताइए। If a body of mass 10 kg is moving with an acceleration of 25 meter per second square, calculate its force. सिंपल सी चीज है, आपको m दिया हुआ है 10 kg। अगर आपको कभी ये कंफ्यूजन हो कि आपको क्या चीज दी हुई है क्या चीज नहीं दी हुई, तो बच्चों सबसे आसान तरीका है, आप उसका यूनिट देख लो, उसका मार्कर देख लो। जैसे kg दिया हुआ है तो kg जो है दैट इज द यूनिट ऑफ द्रव्यमान यानी कि मास, और इस तरह से जो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है दैट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो m आपको दिया हुआ है 10 kg, a आपको दे रखा है 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपको कैलकुलेट करना है f। अब सिंपल सी बात है, f इज इक्वल टू ma है, तो आपको क्या करना है, दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करना है। m की जगह 10 लिखोगे, a की जगह 25 लिखोगे, 25 इंटू 10, योर आंसर कम्स आउट टू बी 250 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन में अगर सपोज ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में आ रहा है, तो क्या चीज मैटर करती है? फर्स्ट चीज तो ये है कि आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है, योर राइटिंग ऑफ फॉर्मूला दैट मे कंटेन हाफ और 1 मार्क। और दूसरी चीज ये है कि आप आंसर निकालने के बाद यू हैव टू राइट द यूनिट, आपको न्यूटन जरूर लिखना है। अगर आप अपना आंसर सिर्फ 250 लिख के छोड़ देते हो, देन योर हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको यूनिट जो है वो जरूर लिखना है। तो जो यूनिट है फोर्स का दैट इज न्यूटन, जिसको आप कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हो, चाहे आप इंग्लिश में करो चाहे हिंदी में, तो आपका आंसर आएगा 250 न्यूटन। इसी तरीके से सेकंड सवाल है, बहुत इजी है। इफ अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 50 kg, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। पहले वाले क्वेश्चन में आपको मास और एक्सेलरेशन दिया हुआ था, यानी कि आपको द्रव्यमान और त्वरण देके बल पूछा था। अब आपको बल यानी कि फोर्स पहले से दे दी गई और उसका जो मास था वो भी पहले से दे दिया गया। अब आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। अगेन जो चीज आपको गिवन है पहले वो लिख लो। फोर्स आपको दे रखी है यहाँ पे 200 न्यूटन, मास आपको दे रखा है 50 kg। आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है एक्सेलरेशन। सेम फॉर्मूला F इज इक्वल टू m इंटू ए। जब आपको a निकालना है तो आप क्या करो, इस m को यहाँ ले जाओ। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि अगर कोई चीज इक्वल टू की एक साइड पे मल्टीप्लाई है तो वो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाती है, भाग हो जाती है। तो यानी कि अब जो ये m है जब ये f के पास जाएगा तो ये डिवाइड भी हो जाएगा। अब f आपको बच्चों यहाँ दे रखा है 200 यानी कि 200, और m आपको दिया हुआ है 50। तो आप क्या करोगे, 250 को डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 4। और क्योंकि आपने त्वरण निकालना है तो इसका जो मात्रक है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको दो चीजें क्लियर हो जाती हैं। अगर आपको फोर्स निकालनी है और आपको मास और एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो आप दोनों को गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आप फोर्स और मास को डिवाइड कर दो, भाग कर दो, या उल्टा कर दो। अगर आपको मास निकालना है तो आप F और A को भाग कर दो। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल है जो आपके MCQ के फॉर्म में भी आ सकते हैं, निकालने के लिए भी आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने दो न्यूमेरिकल्स किए वो काफी इजी थे, जिनके लिए हो सकता है आपको पेपर पेन की भी नीड ना हो। अब हम थोड़ा सा डिफिकल्ट या आप कह सकते हो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर वाला न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन चेंज इन मोमेंटम। ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक। आपने हॉकी खेलते हुए देखा होगा। हॉकी में क्या होता है, जो दो प्लेयर्स हैं वो ऑपोजिट टीम से होते हैं। तो अगर पहली टीम का खिलाड़ी हॉकी स्टिक से बॉल को राइट साइड की तरफ धकेल रहा है
तो दूसरी टीम का खिलाड़ी जो है उस हॉकी बॉल को रोक के लेफ्ट साइड की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा, मतलब दोनों तरफ से जो उसके फोर्स लगेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन से होगा। तो यहाँ पर उसने क्या कहा है कि हमारे पास जो बॉल है उसका मास है, उसका द्रव्यमान है 200 ग्राम और वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती आ रही थी। तभी सामने वाले पर्सन ने उसको अपनी हॉकी स्टिक से रोक लिया टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ, और उसने वापस उसको फोर्स लगाया कि वो जिस रास्ते से आई है वो उसी रास्ते से वापस चली जाए विद ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन उस पर्सन ने जो उस पे वेलोसिटी लगाई वो 5 मीटर पर सेकंड की थी। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर उस हॉकी बॉल के मोशन में यानी कि गति में संवेग में कितना परिवर्तन हुआ है, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ। अगर आप इसको एक डायग्रामेटिकली देखना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हो कि एक बॉल थी, इस बॉल को यहाँ से एक खिलाड़ी ने धकेला और जब उसने धकेला तो उसकी जो स्पीड थी वो थी 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आके दूसरी टीम के खिलाड़ी ने उस बॉल को वापस से धक्का दिया कि वो उसी रास्ते पर चली जाए जहां से वो आई है, बट अब उसकी जो स्पीड थी वो 5 मीटर पर सेकेंड थी। तो आपको ये बताना है कि उसका टोटल चेंज इन मोमेंटम यानी टोटल संवेग में परिवर्तन कितना हुआ है। अब यहाँ पे जो बच्चों आपको थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है वो है सिंबल यानी कि चिन्ह का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, साइन का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कौन सी वैल्यू प्लस में लेनी है कौन सी वैल्यू माइनस। क्योंकि अगर आप दोनों वैल्यूज को प्लस में ले लोगे मतलब सेम साइन में ले लोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। क्योंकि आपने मैथ्स में भी देखा होगा अगर आप राइट साइड की तरफ पॉजिटिव दिखाते हो तो लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव दिखाते हो। तो यहाँ भी जब वो बॉल इधर जा रही थी तो हम ये मान के चलते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है वो प्लस में थी यानी कि धनात्मक थी, और जब उसको यहाँ से टक्कर मारी गई तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से जो वेलोसिटी है वो माइनस में यानी कि ऋणात्मक। अब सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि आपके जो यूनिट्स है जो मात्रक है क्या वो SI है। मैंने आपको बताया था कि जो द्रव्यमान है जो मास है उसका SI यूनिट होता है kg, बट यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है G यानी कि ग्राम में। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ये जरूरी है कि आप उस मात्रक को SI यूनिट में कन्वर्ट करो, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ए स्टैंडर्ड यूनिट एंड दैट इज kg। तो आपको पता होगा 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, और जब हम स्मॉलर यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो आप क्या करोगे 200 को 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ से 20 कट कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2 kg। तो सबसे पहले आपको ग्राम को kg में कन्वर्ट करना है। अगेन अगर आप चेंज नहीं करोगे और डायरेक्टली कर दोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो आपका 0.2 kg आ गया। अब आपने देखना है कि मोमेंटम में बदलाव कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निकालूंगी इनिशियल मोमेंटम, जो हमने पहले भी देखा था, जिसको आप पहले वाला संवेग भी बोल सकते हो। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था मास इनटू वेलोसिटी। अब क्योंकि हम इनिशियल की बात कर रहे हैं तो इनिशियल में हम मान रहे थे कि उसकी वेलोसिटी 10 है, मतलब शुरू में जब आई थी वो तो उसकी वेलोसिटी 10 थी। तो आप लिखोगे 0.2, m की जगह आप लिखोगे 0.2 और u की जगह आप लिखोगे 10, और ये वैल्यू आपने प्लस में लेनी है मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ से अब आपका पॉइंट हटा दो, यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट गया तो आपका आंसर आ जाएगा 2। और जो आपका बेटा मोमेंटम होता है यानी कि संवेग होता है, संवेग का मात्रक होता है kg मीटर पर सेकंड, क्योंकि आप सिंपली द्रव्यमान और वेग को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहीं से आपका यूनिट बन जाता है। इसी तरीके से अगली बार आप निकालोगे फाइनल मोमेंटम यानी कि बाद वाला संवेग। यहाँ पर हम लेंगे m इंटू वी। तो वही बात बच्चों दोबारा आ गई, m आपका सेम रहेगा क्योंकि बॉल के द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं आया, बट उसकी जो वेलोसिटी है जो वेग है वो चेंज हुआ है। अब आप उसका वेग जो है यानी कि जो v की वैल्यू है वो -5 लोगे क्योंकि वो उल्टी दिशा में गई है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 0.2 मल्टीप्लाई बाय -5। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट ले रही हूँ क्योंकि आपको पता होगा दो सिंबल्स को कभी हम एक साथ नहीं लिखते, वी हैव टू ऐड ब्रैकेट। अब आप क्या करोगे अगेन पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 लगा दो, 5 और 10 को कट करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1।
तो ये आ गया आपका 1 kg मीटर पर सेकेंड। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम में चेंज कितना आया। तो आप कैलकुलेट करोगे चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसको आप लिख सकते हो संवेग में परिवर्तन। अब किसी भी चीज का आपको चेंज निकालना है तो आप क्या करते हो, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दो, यानी कि बाद वाले में से पहले वाले संवेग को माइनस कर दो। अब आपका बाद वाला संवेग आया था 1, पहले वाला संवेग आया था 2, तो आप क्या कर दोगे 1 माइनस 2। अब आपको पता होगा मैथ्स में भी कि हम हमेशा सिंबल जो है वो बड़े वाले डिजिट का लगाते हैं। अब 1 में से तो 2 माइनस हो नहीं सकता, माइनस हमेशा 2 में से 1 होगा, तो आपका आंसर आएगा 1। बट सिंबल आप लगाओगे बड़े वाली संख्या का, तो आपका आंसर आ जाएगा -1 kg मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे माइनस का सिंबल ये दर्शा रहा है कि आपकी जो बॉडी थी, आपकी जो बॉल थी, उसका बाद वाला जो वेग है वो पहले वाले वेग से कम था, इसलिए जब आपने उसका चेंज निकाला तो वो माइनस में आया। तो चाहे आपका बल है, चाहे आपका त्वरण है, चाहे आपका मोमेंटम है, दे कैन बी नेगेटिव, यानी कि उनकी वैल्यू माइनस में आ सकती है अगर बाद वाली वैल्यू पहले वाली वैल्यू से छोटी है, क्योंकि छोटे में से जब आप माइनस करोगे बड़े वाले को तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। तो ये आपका आंसर है -1 kg मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का जो लास्ट सवाल मैं डिस्कस करने जा रही हूँ उसमें हम 2 फॉर्मूले लेके चलेंगे। एक फॉर्मूला हम यहाँ पे मोशन का करेंगे जो आपने मोशन वाले लेसन में पढ़े होंगे, और एक फॉर्मूला हम इस लेसन का लेंगे, क्योंकि आपके जो ये दोनों लेसन है मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये आपस में लिंक है, तो एक के फॉर्मूले दूसरे में भी यूज हो सकते हैं। उसी को दिखाने के लिए मैं जो आपके साथ न्यूमेरिकल डिस्कस कर रही हूँ वो उसी से रिलेटेड है। एक ट्रक विरामावस्था से, विरामावस्था का मतलब होता है बच्चा स्टेशनरी, विराम मतलब रुका हुआ, यानी कि एक ट्रक है वो पहले रुका हुआ था, से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। आपने देखा होगा कि जो पहाड़ों का रास्ता है वो ढलान वाला होता है, तो एक ट्रक है वो पहले यहाँ पे रुका हुआ था, स्टेशनरी था, और फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे नीचे की तरफ लुढ़कना शुरू किया, और जब वो लुढ़का तो उसका जो त्वरण था, जो एक्सेलरेशन थी, वो नियत थी, नियत मतलब फिक्स थी, कांस्टेंट थी। इसका द्रव्यमान 7 टन है। टन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि आपका जो 1 टन है वो 1000 kg के बराबर होता है, यानी कि 1000 kg के इक्वल होता है। तो 7 टन का मतलब कि उस ट्रक का जो आपको द्रव्यमान देता है वो 7000 kg है, और 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। जब उसने लुढ़कना शुरू किया तो 20 सेकंड में उसने 400 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। तो आपको ये बताना है कि इस पर कितना बल लगा है। कई बार बच्चों क्या होता है, जब हम पेपर में सवाल करते हैं ना, हम सवाल की लंबाई देख कर डर जाते हैं कि इतना बड़ा सवाल है, ये तो हमसे होगा नहीं। तो आपको घबराना नहीं है, मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ न्यूमेरिकल्स करने की। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपको दिया क्या हुआ, और दिया हुआ पहचानने के लिए आप देखोगे उसके पीछे का मार्कर। जैसे टन दिया हुआ है तो यानी कि द्रव्यमान की बात हो रही है, सेकंड दिया हुआ है यानी कि समय की बात हो रही है, मीटर दे रखा है यानी कि दूरी की बात हो रही है। सबसे पहले आप ये लिख लो कि आपको गिवन क्या है, आपको दिया क्या हुआ है। उसके बाद आप ये देखो कि आपको निकालना क्या है। चाहे आपका सवाल 10 लाइन का हो, डजेंट मैटर, बस आपको ये पता होना चाहिए आपको क्या निकालना है, आपको क्या प्रोवाइडेड है। तो वही चीज मैं यहाँ पे लिखूंगी। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका द्रव्यमान। द्रव्यमान आपको 7 टन दिया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया 1 टन में 1000 किलो है, तो आप इसको 7 को 1000 से गुना करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7000 kg, किलोग्राम। ये कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि न्यूमेरिकल करते हुए आपको ये चीज जरूर याद रखनी है कि आपकी हर एक जो क्वांटिटी है वो SI यूनिट यानी कि स्टैंडर्ड मात्रक में होनी चाहिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं समय की। समय आपको दे रखा है 20 सेकेंड, सेकेंड को हम सिर्फ S से दर्शा सकते हैं। दूरी आपको दे रखी है 400 मीटर। अगर आपको याद हो तो मोशन वाले लेसन में हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस को यानी कि दूरी या विस्थापन जो भी है उसको दिखाने के लिए हम S सिंबल का इस्तेमाल करते हैं।
तो एस की वैल्यू आपको दे रखी है 400 मीटर। इस पर लगने वाला बल बताना है, इसका मतलब आपको एफ निकालना है। और एक चीज उसने ये कह दी कि त्वरण उसका फिक्स है, यानी कि त्वरण जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि कुछ वैल्यू आपको गिवन नहीं है। अब आपने यहाँ पे क्या देखना है कि आपको टी पता है, आपको एस पता है, और एक और चीज उसने आपको यहाँ पर ये दे दी कि वो ट्रक विरामावस्था से चल रहा था। विरामावस्था से चलने का मतलब है कि उसका जो यू है वो 0 है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर v की कोई बात नहीं की गई, तो हम ऐसा फॉर्मूला लेंगे जिसमें हमें v की जरूरत ना पड़े। तो आप यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाओगे वो आप लगाओगे गति का दूसरा समीकरण, यानी कि आप यहाँ पे लगाओगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर आपको याद हो, सेकेंड इक्वेशन थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। हमें s पता है, हमें u पता है, हमें t पता है, a हमें ये दे दिया कि नियत है, कांस्टेंट है, पर a आपको पता नहीं है। और फोर्स निकालने के लिए आपको a जरूर चाहिए, क्योंकि m इंटू a आपको सूत्र लगाना है। तो हमने यहाँ पे बच्चों वो फॉर्मूला सिलेक्ट किया जहां पर हमें v की जरूरत नहीं थी। अगर आप यहाँ पे गति का पहला या तीसरा समीकरण लगाते तो आपको v की वैल्यू निकालनी पड़ती, तो v गिवन नहीं है तो हम वो फॉर्मूला नहीं लेंगे। अब s की जगह आप लिखोगे 400 ut, यानी कि 0 को t से गुना कर दो। जब किसी चीज के बीच में कोई चिन्ह नहीं है इसका मतलब हम मल्टीप्लाई है। t आपको दे रखा है 20, तो u और 20 को आप कर दोगे मल्टीप्लाई प्लस हाफ इंटू a। जो चीज आपको निकालनी है उसको वही रहने दो, a का a ही रहने दो, इंटू टी स्क्वेयर। स्क्वेयर का मतलब होता है उसी चीज को उसी से भाग करना, यानी कि वर्ग करना। तो t का स्क्वेयर मतलब 20 इंटू 20। अब आपको पता होगा 0 से जब आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही रहता है, प्लस ये 2 इस 20 से कट होकर 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 20, यानी कि 200 इंटू a। आप इसको सीधा 200 a भी लिख सकते हो। अब ये हो जाएगा आपका 400 इज इक्वल टू 200 a, क्योंकि 0 को मैंने हटा दिया। अब a निकालने के लिए इस 200 को इसके नीचे ले जाके आप भाग कर दो, क्योंकि जो चीज आपकी यहाँ मल्टीप्लाई है वो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो आपका a आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, क्योंकि a का मात्रा होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अगर आप यहाँ तक पेपर में न्यूमेरिकल करके आते हो और अगर ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में आ रहा है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपने आधा सवाल किया। मेन जो चीज पूछी गई है वो है बल निकालना। अब आपको पता है बल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है m इंटू ए। अब क्या करो, m आपको 7000 दे रखा है, बल त्वरण आ गया आपका, a आ गया आपका 2, तो 7000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 14000 न्यूटन। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो जब तक आप फाइनल आंसर नहीं निकालोगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इजी क्वेश्चन है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को फॉलो करना है, तो कोई भी न्यूमेरिकल आपका इजी नहीं है।